चलिए हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीयकृत और विकासात्मक बैंक है। मैंने आपको बताया था कि देश में डेवलपमेंट बैंक्स भी है, देश के अंदर कुछ डेवलपमेंट बैंक्स भी है, विकासात्मक बैंक भी हम जिसे कहते हैं वो भी बैंक है। वो क्या काम करती है, तो देश के अलग अलग क्षेत्रों का, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स का डेवलपमेंट का काम करती है ना। तो जल्दी से मेरे साथ में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जल्दी से जो बचे हुए दोस्त है वो सब लोग जुड़ जाएं एक बार क्लास से, ताकि आज की इस कक्षा को हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। मैं यहां पर देख पा रहा हूं बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं कुछ नाम भी दोहरा देता हूं। रोयल, सूरज, एलिस, देवेंद्र, भजन, सचिन, नीलेश, आकांक्षा, गुड मॉर्निंग, है ना। विनोद भाई, पल्लवी, सुनीता, दीप्ति, ओके, आशीष, आयुष, विवेक, शिवानी, नवीत, है ना, ट्विंकल, बहुत बढ़िया, शानदार, स्वाति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जल्दी से क्लास के साथ जुड़ेंगे और कल हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, ये जरा आप लोगों को ध्यान से यहां पर समझ लेना है, देख लेना है। क्या क्या मैंने चीजें यहां पर आपको कवर करवा दी थी, उसको मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं। हालांकि सॉरी फॉर देट, मैंने गलत पीडीएफ खोल ली है, एक मिनट, है ना। रेल रक्षक बैच में कल हमने पढ़ा था मेरे साथियों, कल हमने क्या पढ़ा था, तो कल हमने उपकरण पढ़े थे, टूल्स पढ़े थे, उन्हीं की हम बात करेंगे। कहां गया टूल्स वाला, ये रहा। ठीक है, तो एक बार मैं इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा करके आपको फिर इस बिंदु तक ले जाता हूं। मैंने लास्ट टाइम आपको यह पढ़ाया था मेरे दोस्त कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। मैंने बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन इसमें किया जाता है। कई बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। उसी के साथ मैंने बताया था बैंक रेट क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि बैंक दर क्या है, बैंक क्या क्या काम करता है, ताकि एनडीटीएल और जीडीटीएल और आईबीएल की अवधारणा को समझा सकूं, यह भी मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको इसमें बताया था कि जीडीटीएल क्या होता है, तो बैंक को पास में जितना भी जमा होता है उसे ग्रोस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज या जीडीटीएल के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, इसमें से जितना पैसा निकलता है उसे आईबीएल कहते हैं, इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज, और जितना पैसा नेट बैंक के पास में खर्च करने के लिए बचता है उसे एनडीटीएल बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हम उसे कहते हैं। ये जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, इसी का सारा खेल है सीआरआर और एसएलआर का। मैंने बताया था सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात इसे हम कहते हैं। और ये सीआरआर कौन किसके पास जमा करता है, तो मैंने आपको बताया था कि सीआरआर जो है वो कोई भी व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में बिना किसी ब्याज का जमा होता है। भाई अगर आप किसी के पास में अपना पैसा रखोगे, उसे दोगे, तो बदले में ब्याज लेते हो, लेकिन यहां व्यापारिक बैंकें अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा बिना किसी ब्याज के आरबीआई के पास में जमा कर देती है। ठीक है, और वो जमा इसलिए करवाया जाता है कि मान लो कभी बैंक डूबने की कगार पर आ जाए या दिवालिया घोषित हो जाए, तो कम से कम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस संबंधित बैंक के ग्राहकों को, ध्यान रखिएगा, उस संबंधित बैंक के ग्राहकों को थोड़ा थोड़ा पैसा तो दे दे, इसलिए यह रिजर्व रखवाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया वर्तमान में 4.5% है। फिर मैंने तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी आपको बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने यह बताया था कि कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर बढ़ा देगी, 4.5% से 6% कर देगी, तो बैंकों के पास में लोन देने के लिए पैसा क्या होगा, कम होगा। बैंकों के पास में जो साख सृजन की क्षमता है, क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सीआरआर बढ़ने से बैंकों के पास में पैसा कम होता है, इसका मतलब है कि उनकी तरलता कम होती है, या इसका मतलब है कि उनके पास में क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो भी कम होती है। तो तरलता या साख सृजन क्षमता क्या होगी, कम होगी। सीआरआर बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा कैश क्रिएशन की जो क्षमता है वो कम होगी। वहीं पर अगर सीआरआर में कमी कर दे,
आरबीआई कहे कि चलो 4.5 भी छोड़ो, हम तो 2% ही रखेंगे केवल, तो भैया बैंकों के पास तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचेगा ना, और जब बैंकों के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचेगा तो बैंक उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोन दे पाएंगे, और जब लोन दे पाएंगे तो बैंक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसका लाभ ले पाएंगे। ये सारी बातें मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता चुका था, ठीक है। फिर मैंने अगला बिंदु बताया था एसएलआर को लेकर के। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे हम कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। मैंने इसके बारे में आपको यह बताया था कि यह भी व्यापारिक बैंकों के एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा ही होता है। वर्तमान में यह 18% हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में क्या है, 18% है ये। यानी कि अगर किसी बैंक का एनडीटीएल 100 रुपए है तो 100 रुपए का 18% यानी 18 रुपए बैंकों को खुद के पास में रखना होता है। खुद के पास में क्यों रखना होता है, इसको जरा देखिएगा। ये इसलिए रखना होता है मेरे दोस्त, आप कभी बैंक गए हैं? बैंक, आप कभी ना कभी तो बैंक जरूर गए होंगे। जब भी आप बैंक जाते हो और आप बैंक में गए, आपने कहा कि भैया मुझे कुछ पैसा निकालना है मेरे अकाउंट से, और कभी ऐसा हुआ कि बैंक ने कभी कहा कि आज पैसा खत्म हो गया? कभी भी ऐसा हुआ है कि आपके साथ में कि आज पैसा खत्म हो गया, ऐसी बात बैंक ने कही हो? बताइए, कभी ऐसा हुआ तो? आप में से कई कह रहे होंगे कि हां सर हुआ है ऐसा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा हुआ है तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्विटर पर ट्वीट करके ये जानकारी दे दो, और अगर संभव हो तो वो वीडियो भी दे दो। यकीन मानो अगले दिन ही वो बैंक बंद हो जाएगा। बोले सर क्यों, बैंक क्यों बंद हो जाएगा? इसलिए बंद हो जाएगा बैंक, क्योंकि ध्यान रखना है, बैंक आरबीआई ने व्यापारिक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को यह बात कही है कि भैया आपको एसएलआर मेंटेन करना है। एसएलआर मेंटेन करना है। बोले एसएलआर क्यों मेंटेन करना है? बोले इसलिए मेंटेन करना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास में पैसा लेने आता है, अगर कोई कर्मचारी आपके पास में पैसा लेने आता है, तो कम से कम आप उसको पैसा दे पाओ। आ रही बात समझ में? इसलिए आपको मेंटेन करना है। और अगर बैंक मना कर देगी तो वो बैंक का लाइसेंस जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो रद्द हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? वो रद्द हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसे एसएलआर के नाम से जानते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना, स्पष्ट है सब? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, अच्छा, बैंकों ने फिर अपनी एक समस्या रख दी इसके सामने। बोले हमारी प्रॉब्लम यह है कि ये एसएलआर हम किस रूप में रखें, ये एसएलआर हम किस रूप में रखें। अगर हम भाई 100 रुपए का 18%, 18 रुपए होता है, लेकिन 100 रुपए का 18%, 18 रुपए तो होता है, लेकिन क्या बैंक का एनडीटीएल 100 रुपए ही होता है क्या? भाई वहां होता है 100 करोड़, 200 करोड़, मान लो 100 करोड़ भी है, तो इसका मतलब यह है कि बैंक को अपने पास में 18 करोड़ रुपए कैश के रूप में रखना पड़ेंगे। तो मान लो कभी बैंक में आग लग गई तो 18 करोड़ रुपए तो ऐसे ही जल जाएंगे। मान लो कभी चोरी हो गई तो 18 करोड़ के 18 करोड़ चोर ले जाएंगे अपने साथ, इंजॉय करेंगे फिर वो। तो फिर क्या करें? तो आरबीआई ने कहा एक काम करो, इस 18 करोड़ को कैश के रूप में मत रखो, कुछ कैश रख लो, कुछ गोल्ड रख लो। गोल्ड का मतलब है स्वर्ण, सोना। कुछ गोल्ड रख लो, कुछ कैश रख लो, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लो, सरकारी प्रतिभूति रख लो। इसीलिए सरकारी प्रतिभूति को ओपन मार्केट ऑपरेशंस में व्यापारिक बैंकें खरीदती है। आ गई बात समझ में? तो ये इसका मूल उद्देश्य है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं एसएलआर के बारे में भी आपको जानकारी हुई होगी। अब देखो, एक और शब्द हमारे पास में बचा हुआ था जिसको हम कहते हैं एमएसएफ दर। एमएसएफ दर, इसको एमएसएफ रेट के नाम से भी जाना जाता है। एमएसएफ दर का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा वो देखो। एमएसएफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हम इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं एमएसएफ दर को? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर। मैं लिख रहा हूं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट आप इसे कह सकते हैं, या फैसिलिटी दर भी आप इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये एमएसएफ का फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हम इसे कहते हैं। इसे हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में हम बोलते हैं मेरे साथियों सीमांत सुविधा दर।
क्या बोलते हैं? सीमांत सुविधा दर हम इसे कहते हैं, सीमांत सुविधा दर। सीमांत सुविधा दर। अब देखो इसको कैसे हमें समझना है वो जरा समझना। मैं ये कहना चाहता हूं कि सीमांत सुविधा दर कहते किसे हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि बैंक का जो समय रहता है, टाइम पीरियड रहता है मेरे साथियों, वो लगभग सुबह 10 बजे से शुरू हो जाती है और रात को मेरे साथियों 7 बजे लगभग बंद होती है ना। लेकिन जनता के लिए बैंक बंद हो जाती है मेरे ख्याल से 4 या 4:30 बजे। आ रही बात समझ में? 4 या 4:30 बजे। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू पूछ रहा है, मास्टर जी एक बात बताएं, क्या जो सीआरआर है वह रोज व्यापारिक बैंकों को आरबीआई को देना होता है? नहीं, कैश रिजर्व रेशियो 15 दिन में एक बार दिया जाता है। एनडीटीएल जो है वो 15 दिन का निकाला जाता है, 15 दिन का निकाला जाता है। सुमित भाई कह रहे नीचे देखकर बोल रहे हो। बेटा जरूरी है कि नीचे देखूंगा तो कुछ किताबी होगी, है ना? और तुम्हें देखने से मतलब है या पढ़ने से मतलब है? बेटा कंप्यूटर लगा हुआ है, मेरे ढोर सामने लगा हुआ है, ठीक है? पढ़ना वढ़ना है नहीं, बस नाटक करने का कह दो आपको, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, सीमांत सुविधा दर किसे कहते हैं? किसी भी बैंक के एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा एनडीटीएल निकाला जाता है। मान लो किसी दिन एनडीटीएल मेरे साथियों, किसी दिन एनडीटीएल 100 रुपए आया, किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एनडीटीएल 100 रुपए से कम आ जाए, मान लो 80 रुपए आया, तो अब 20 रुपए का जुगाड़ बैंक को करना पड़ेगा। फिर से समझो मैंने क्या कहा। जब कभी भी एनडीटीएल में कमी हो जाती है, जैसे 15 दिन का औसत निकला 100 रुपए एनडीटीएल, तो किसी दिन ऐसा हुआ मेरे साथियों कि एनडीटीएल 80 रुपए ही निकाला। जब बैंक ने शाम को कैलकुलेशन किया तो पता चला कि 120 रुपए जमा तो हुए थे, लेकिन 40 रुपए जो है मेरे दोस्त वो लोग निकाल करके ले गए। 40 रुपए लोग निकाल करके ले गए, अब बचा 80 रुपए। तो बोले 80 रुपए का क्या करना है? तो ध्यान रखिएगा, 80 रुपए का ये 80 रुपए है, अब एनडीटीएल तो 100 रुपए, बचा हुआ तो 80 रुपए, 20 रुपए की टेंशन, 20 रुपए की टेंशन मेरे दोस्त। और जब 20 रुपए की टेंशन, तो सारी व्यापारिक बैंकें घबरा गई, और यार अब क्या होगा, 20 रुपए का टेंशन हो गया। तो सब अपने अपने दोस्तों को फोन लगाएगी, हेलो बैंक ऑफ इंडिया बात कर रही हो? बोले हाँ कर रहा हूं, कर रही हूं। तो बोले मुझे 20 रुपए की आवश्यकता है। बोले कब तक के लिए? बोले बस कल दे दूंगा यार। बोले कल लोग जमा कराने आ जाएंगे मेरे पास पैसा, तो कल तक मुझे पैसा चाहिए, केवल एक रात के लिए मुझे पैसा चाहिए, ओवरनाइट अवधि के लिए। एक रात के लिए पैसा चाहिए, इसका मतलब है कि ओवरनाइट अवधि के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आ रही बात समझ में? ओवरनाइट अवधि के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो बोले एक रात के लिए? बोले हाँ एक रात के लिए। बोले मैं दूंगा 15% पे। अरे बोले रख यार फोन तू, है ना? 15% किसको बोलते हैं? इसने फोन रख दिया। फिर वापस से फोन लगाया एसबीआई को, बोले आप मेरे को पैसा दे दोगे क्या? एक रात के लिए चाहिए, एमएसएफ दर पूरा करना है। तो बोले अभी नहीं दे पाऊंगा, या दे पाऊंगा तो 12% पे दे पाऊंगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। किसी और बैंक को फोन लगाया, है ना, मान लो पंजाब नेशनल बैंक को फोन लगाया, तो उसको लगाया तो उसने भी यही कहा। इसने कहा भाड़ में जान दो, मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही ले लेता हूं। इसने क्या कहा कि मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही ले लेता हूं मेरे साथियों, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही वो लोन ले लिया। तो एमएसएफ दर वह दर है जिसमें ओवरनाइट अवधि के लिए किसी बैंक से ऋण लिया जाता है या कुछ पैसा लिया जाता है। यह पैसा क्यों लिया जाता है? ताकि तरलता की पूर्ति की जा सके। आ रही बात समझ में? तो इसके बारे में मैं आपको एक बात लिखवाना चाहूंगा, पहले लिखता हूं, वह ब्याज दर, वह ब्याज दर, टेंशन मत लो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, अगर समझ में नहीं आया है तो। वह ब्याज दर, वह ब्याज दर, ब्याज दर को हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। वह ब्याज दर जिस पर ओवरनाइट अवधि के लिए, ओवरनाइट जिस पर ओवरनाइट अवधि के लिए एनडीटीएल की पूर्ति हेतु, एनडीटीएल की पूर्ति हेतु ऋण लिया जाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं?
तो एमएसएफ दर के नाम से जानते हैं। अब जरा आ जाओ, एमएसएफ दर कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बस इतना ही समझो, केवल ओवरनाइट की अवधि के लिए मेरे साथियों ये होता है। अब एमएसएफ दर कितनी है वो जरा समझ लो। ये पॉलिसी रेट में आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट अभी वर्तमान में 6.75% है। कितनी है दोस्त? 6.75% है मेरे साथियों, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं लिखता हूं अगली बात, यह वर्तमान में 6.75% है। यह वर्तमान में कितनी है? तो 6.75% है। ये बेसिक सा एक आइडिया आपको मैंने देने की कोशिश करी, ठीक है। चलिए सर, आरबीआई के अनुसार बैंक का लंच क्या है? ऐसा नहीं होता, आरबीआई कोई गाइडलाइन जारी करती है, कभी भी वो ले सकते हैं, 1 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे, 3 से 4 बजे, ये सब कुछ है ना। चलिए, आ रही बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आ गई। इसे एमएसएफ दर कहते हैं। तो ये सारी की सारी दरें आपकी कंप्लीट हो गई मेरे दोस्त। आज ये सारा दरों वाला पार्ट भी मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया। अब देखो क्या क्या बचा है, जरा उसकी बात हम कर लेते हैं। हमने एसएलआर कर लिया, सीआरआर कर लिया, एमएसएफ दर भी कर लिया, लगभग लगभग चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है। साख राशनिंग, नैतिक दबाव और साख की उच्च सीमा और निम्न सीमा, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साख राशनिंग की बात करते हैं, क्रेडिट राशनिंग हम इसे कहते हैं। क्या होता है क्रेडिट राशनिंग, जरा इसको हम समझ लेते हैं। तो आइए जरा मैं अगला हेडिंग डालता हूं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चयनात्मक उपकरण। क्या कहते हैं दोस्त? चयनात्मक उपकरण, जिसे आप सिलेक्टिव टूल्स के नाम से भी जानते हैं। चयनात्मक उपकरण, चयनात्मक, या इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिलेक्टिव। सिलेक्टिव, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक, गुणात्मक को हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स, या इसी को उपकरण कह देते हैं ना, क्वालिटेटिव टूल्स के नाम से हम इसे जानते हैं। तो चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण आप इसे कहते हैं दोस्त। उपकरणों को आप टूल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको एक बताया था, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्त? उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले तीनों रूप में लिख देता हूं। एक को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, सॉरी, साख राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। एक को हम कहते हैं साख राशनिंग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में भी क्रेडिट राशनिंग के नाम से जानते हैं। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरे साथियों? तो दूसरा है नैतिक दबाव। पहले मैं तीनों लिख देता हूं, तीनों के बारे में बताऊंगा। नैतिक दबाव, और तीसरा है मेरे साथियों साख की उच्च सीमा, साख या ऋण की उच्च सीमा और निम्न सीमा लगाकर, ऋण की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेट करके। तो साख की उच्च सीमा और निम्न सीमा लगाकर, ठीक है। ये तीन हमें इसके अंदर याद रखना है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इन तीनों को पढ़ेंगे मेरे साथियों। साख राशनिंग क्या होता है, इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसे गुणात्मक विधि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पहला लिखेंगे मेरे साथियों साख राशनिंग। साख राशनिंग, साख राशनिंग, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं?
तो क्रेडिट राशनिंग, साख राशनिंग या क्रेडिट राशनिंग हम इसे कह देते हैं। क्या होता है साख राशनिंग या क्रेडिट राशनिंग मेरे दोस्त, ये जरा समझना। अच्छा, कोई भी व्यापारिक बैंक लोन देगी, कितना लोन देगी? मान लेते हैं कि किसी भी व्यापारिक बैंक ने लोन, मान लो टोटल लोन है एक साल में, वो मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, वो दिया कि मान लेते हैं उसने 100 रुपए का लोन दिया, ठीक है। तो 100 रुपए में से वो लोन किन किन क्षेत्रों में देगी, उस सेक्टर का बंटवारा कर लेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर यह लिखूंगा मेरे साथियों कि व्यापारिक बैंकें या कमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा व्यापारिक बैंकों द्वारा 1 वर्ष की अवधि में, या ऐसा लिखे निश्चित समय, निश्चित समय अंतराल निश्चित समय अंतराल में दिए जाने वाले ऋण को, अभी बताऊंगा, डोंट वरी, थोड़ी भाषा ही इसकी जटिल है, बाकी एग्जाम्पल बहुत आसान है ना। दिए जाने वाले ऋण को अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर में बांट लिया जाता है। अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर में बांट लिया जाता है। जैसे मान लो, देखो परिभाषा पे मत जाओ, आप इसको समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो कोई भी एक व्यापारिक बैंक है, मैं ऐसा लिख रहा हूं कि ये यस बैंक है। क्या नाम है इसका? यस बैंक। ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं कि ये कोई एक यस बैंक है मेरे साथियों, ये कोई भी एक कमर्शियल बैंक है। ये यस बैंक 1 साल के दौरान कितना लोन देगी मेरे साथियों, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं कि 100 रुपए लोन देगी। 100 रुपए इसका ऋण देने का टारगेट है। इसने ये बना रखा है कि भैया मैं कितना रुपए लोन दूंगी, तो ये 100 रुपए लोन देगी। तो बोले इस 100 रुपए को अलग अलग सेक्टर्स में बांट लो। बोले कैसे बांट लो? तो ध्यान रखिएगा, इस 100 रुपए को वह, मान लो 20 रुपए वह जो है वह कार लोन में देगी, है ना। मतलब 100 रुपए उसका टारगेट है, मतलब 1 साल का, कि हम लोग लोन देंगे 100 रुपए। तो 100 रुपए का 20 रुपए मेरे साथियों वो कार लोन देगी। मतलब लोग लोन लेने आएंगे तो भैया कार लोन में देगी 20 रुपए। हो सकता है वो ये डिसाइड कर ले कि हम लोग जो है वो 30 रुपए जो है वो होम लोन में देंगे। किसमें देंगे? होम लोन। तो ध्यान रखिएगा, यह भी हो सकता है कि होम लोन कितने का देगी वो, 30 रुपए का देगी मेरे दोस्त। हो सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन दे वो 50 रुपए, ठीक है। तो 50 रुपए मेरे साथियों वो या 50 रुपए छोड़ो, 30 रुपए फिर लिख लेते हैं। 30 रुपए वो इंडस्ट्रियल या औद्योगिक ऋण देगी मेरे साथियों, उद्योगों को ऋण देगी। औद्योगिक ऋण मेरे साथियों, इंडस्ट्रियल लोन हम इसे कहते हैं, इनको देगी। बचा 20 रुपए और, तो हो सकता है 20 रुपए वह गोल्ड लोन दे मेरे साथियों। 20 रुपए वह क्या देगी? गोल्ड लोन देगी, गोल्ड लोन। आ रही बात समझ में? तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। इसका मतलब क्या है कि व्यापारिक बैंक जो है वो टोटल कितना लोन देने वाली है, उस लोन को मेरे दोस्त ये बांट लेते हैं। उस लोन को क्या करते हैं ये लोग? बांट लेते हैं मेरे दोस्त, है ना। देखो बेटा, आप अंग्रेजी की बात कर रहे तो इसे होम लोन कहते हैं। ये देखो, ये HOMELON हम इसे कहते हैं, होम लोन। औद्योगिक लोन को हम इंडस्ट्रियल लोन के नाम से जानते हैं, है ना। तो इंडस्ट्री के सेक्टर में जो लोन दिया जाता है वो इंडस्ट्रियल लोन है। बाकी कार लोन को हम अंग्रेजी में भी कार लोन ही कहते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यस बैंक को हम यस बैंक बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में इसको यस बैंक बोलते हैं, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान देना। मैंने क्या क्या बताया? मैंने ये बताया भैया कि कोई भी कमर्शियल बैंक जो है वो एक साल में जितना भी लोन देने वाली है, ध्यान रखिएगा, उस लोन की सीमा को वो अलग अलग क्षेत्रों में बांट लेती है। वो पहले ही डिसाइड कर लेती है कि भैया हम कार लोन 20 रुपए देंगे, होम लोन 30 रुपए देंगे, औद्योगिक ऋण इंडस्ट्रियल लोन 30 रुपए का देंगे, और भैया गोल्ड लोन भी 20 रुपए का देंगे। हो गया टोटल 100 रुपए। बोले इतना इतना लोन हम इतने इतने सेक्टर्स में देंगे। इसी को हमने क्या कहा है? तो इसी को हमने कहा साख राशनिंग। राशनिंग का मतलब होता है बंटवारा करना। क्या होता है? बंटवारा करना। इसे साख राशनिंग के नाम से जाना जाता है। गोल्ड लोन क्या होता है ना बेटा? शादी हो जाएगी, उसके बाद जब पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो बीवी के गहने बैंक में गिरवी रखना गोल्ड लोन कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है मेरे साथियों नैतिक दबाव। ध्यान रखिएगा, नैतिक दबाव एक और शब्दावली है, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव का मतलब क्या होता है? नैतिक दबाव को हम अंग्रेजी में क्या बोलते पता है? इथिकल प्रेशर, इथिकल या मॉरल प्रेशर। ये क्या होता है इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा, है ना, क्योंकि परीक्षा में आपको भाव समझ में आने चाहिए। ना तो इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा, लेकिन एसआई का लेवल है, थोड़ा सा लेवल हमें बढ़ा करके ही पढ़ाना पड़ता है किसी भी क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, नैतिक दबाव का मतलब क्या है समझना। इस बात को मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताओ आरबीआई किसको लोन देती है दोस्त? तो आरबीआई लोन देगी मेरे साथियों व्यापारिक बैंकों को। देगी कि नहीं देगी? तो आरबीआई ने पैसा दिया व्यापारिक बैंकों को। आ रही बात समझ में? कमर्शियल बैंकों को ये लोन देगी। बिल्कुल देगी। बोले सर बिल्कुल देगी, बिल्कुल सही बात है। कमर्शियल बैंक किसको लोन देगी? तो बोले जनता को लोन देगी, यहां के नागरिकों को लोन देगी। आ रही बात समझ में? यही होता है ना, यही तो क्रम है मेरे साथियों। मुझे एक बात बताओ, अगर आरबीआई अगर सस्ती ब्याज दरों पर, ध्यान रखना, आरबीआई अगर सस्ती ब्याज दरों पर लोन इनको दे रही है, इंटरेस्ट रेट मान लो कम है, तो कायदा तो यह भी कहता है कि अगर आरबीआई ने सस्ता लोन दिया है व्यापारिक बैंकों को, तो व्यापारिक बैंक की भी जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को सस्ता लोन दे। इंटरेस्ट रेट यहां पर भी क्या रखे? कम रखे। यही होना चाहिए। पर यह व्यापारिक बैंकें लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है, इसलिए ऐसा नहीं करती। ध्यान रखना, ये मना कर देती, ये रहती है अरे छोड़ो यार, हम क्यों दे सस्ता लोन, हम तो महंगा ही देंगे। आरबीआई ने इसको सस्ता लोन क्यों दिया था? मेरे को इसका जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप मुझसे पढ़ रहे हो। आरबीआई जो है ये व्यापारिक बैंक को सस्ता लोन क्यों देती है? क्या कारण है सस्ता देने का? आरबीआई मेरे दोस्त व्यापारिक बैंकों को सस्ता लोन इसलिए देती है ताकि आरबीआई को लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाना होती है। ध्यान रखना, जब सुनना मेरी बात क्लास को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आरबीआई सस्ता लोन कब देगी? आरबीआई सस्ता लोन तब देगी जब आरबीआई को ऐसा लगेगा कि यार बाजार में लिक्विडिटी कम है, बाजार में डिप्रेशन की स्थिति है, तो आरबीआई ऐसी स्थिति में सस्ता लोन देगी ताकि लोगों के पास में पैसा बढ़े। तो इसकी भी जिम्मेदारी है कि यह भी सस्ता दे। अगर यही उतने ही रेट में देगी या महंगे रेट में देगी तो फिर आरबीआई का उद्देश्य पूरा हो पाएगा क्या? ध्यान रखिएगा, आरबीआई का उद्देश्य पूरा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। तो आरबीआई इन व्यापारिक बैंकों से नैतिक रूप से दबाव डालती है और क्या कहती? अरे यार देख लो यार, ये गलत बात है यार। बोले यार ऐसे तो मत करो यार, हम तुमको सस्ता दे रहे तो तुम भी जनता को सस्ता दो, ऐसा क्यों करते हो यार तुम यार। आ रही बात समझ में? मतलब मैं समझाने के लिहाज से आपको बता रहा हूं, मैं बड़बड़ नहीं करता हूं हवा में, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिहाज से बता रहा हूं कि भैया जब ये सस्ता लोन दे रही है तो इसकी भी जवाबदारी है कि सस्ता लोन दे। तो उनसे ऐसा दबाव डाला जाता है, ये गलत बात है यार, ऐसा मत करा करो यार तुम यार। समझ गए बात को? ये अपनी भाषा में समझाने की कोशिश मैंने की है, ठीक है। अब आपके दिमाग में यह भी प्रश्न है कि अगर तरलता बढ़ जाए तो, मुझे पता है ये प्रश्न आएगा, अगर बाजार में तरलता ज्यादा होगी तो आरबीआई महंगा लोन देगी, तो ये जितना ज्यादा महंगा देगी उतना महंगा तो ये देगी ही देगी, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये तो अपने आप ही लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रही है, घाटा खा करके थोड़ी ना काम करेगी। तो वही बात मैंने बताई है, इसी को नैतिक दबाव कहते हैं। तो नैतिक दबाव का मतलब क्या है कि जब आरबीआई या देश का केंद्रीय बैंक इनको सस्ता लोन देता है व्यापारिक बैंकों को, तो व्यापारिक बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया वो भी जो है वो सस्ता लोन जनता को प्रोवाइड करे, लेकिन नहीं करती है, नहीं करती है वो। तो उनसे ऐसे बोलते हैं अरे यार गलत बात है ये तुम्हारी यार, हमने तुमको सस्ता दिया, तुमको भी सस्ता देना चाहिए, यही बात और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगली बात मैं करता हूं, अब ध्यान रखिएगा, अगली बात है
ऋण की उच्च सीमा और निम्न सीमा लगा करके। ऋण की उच्च सीमा, उच्च सीमा को हम कहते हैं अपर लिमिट। उच्च सीमा एवं निम्न सीमा लगाकर लोअर लिमिट एवं निम्न सीमा सीमा लगाकर। ठीक है, तो ऋण की उच्च सीमा और निम्न सीमा लगाकर, ये क्या है लफड़ा? तो कुछ नहीं है, ये तो और भी आसान है। आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने ये कहा कि व्यापारिक बैंकों के ऊपर लिमिट सेट कर दी कि ए भाई तू इससे ज्यादा लोन नहीं देगा रे इस क्षेत्र में, है ना। अभी तक तो व्यापारिक बैंक अपने अपने हिसाब से काम कर रहा था। अब इन्होंने क्या किया मेरे दोस्त, अब इन्होंने ही सीमा लगा दी कि ए भाई इससे ज्यादा लोन नहीं दोगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो गया है। ठीक है, तो भैया ऋण की उच्च सीमा और निम्न सीमा लगाकर, इसके बारे में क्या कुछ खास बात है जरा वो लिख लो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, व्यापारिक बैंकों की व्यापारिक बैंकों की ऋण की सीमा को, ऋण की सीमा यानी कि लोन लिमिट को अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग सेक्टर में नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता, बस इतनी ही बात है भैया। आरबीआई ने सीमा लगा दी व्यापारिक बैंकों की, ए भाई तू कार लोन 20 रुपए से ज्यादा मत दे रे। किसी को बोल दिया ए भाई होम लोन तू 50 रुपए से ज्यादा मत दे, इंडस्ट्रियल लोन तू ज्यादा मत दे। बोले क्यों नहीं दे ज्यादा? तो बोले अरे भाई दूसरे सेक्टर में दे दे यार। क्या एक ही सेक्टर में लोन देता रहेगा? क्या एक ही सेक्टर में लोन देगा? पता चला देश में खाली और खाली जो है ना, देश के अंदर मेरे साथियों ध्यान रखना है, अगर उद्योगों को ही लोन दे दिया बैंक ने, किसी एक बैंक ने, इसका मतलब कि वो तो उद्योगों को ही आगे बढ़ा रही है। फिर कृषि क्षेत्र का क्या होगा? पता चला कार लोन दे ही नहीं रही है, वो पर्सनल लोन भी नहीं दे रही है ना। तो आरबीआई ने सीमा लगा दी है भाई, भैया अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेट कर दी अलग अलग सेक्टर्स में। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो ऋण की उच्च सीमा हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब आपकी परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं जरा सुन लो, उसके बाद में 2 मिनट आपकी कमेंट लूंगा, फिर एक नया चैप्टर शुरू करूंगा। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आ सकते हैं कि भैया मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? बताइए, फॉर्मेशन कौन करता है मॉनेटरी पॉलिसी का? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है जतीन भाई? तो मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, देश की सेंट्रल बैंक बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कितने प्रकारों की होती है? 2 प्रकारों की होती है। एक को हम बोलते हैं कठोर या टाइड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे कंप्रेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी होती है सस्ती मौद्रिक नीति, जिसे हिंदी में सरल मौद्रिक नीति और इजी मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? गौरव गुर्जर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। आ रही बात समझ में? तो ये बात मैंने आपको बताई। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? आरबीआई के गवर्नर कौन है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, ठीक है। और तमाम बातें पूछी जा सकती है। मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा। ये बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर बैंक से रिलेटेड आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। एक दिन बैंक की क्लास के क्वेश्चंस लूंगा, या संभव होगा तो अभी तक जितना भी पढ़ा दिया उन सबके क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, पक्का लेकर के आऊंगा। थोड़ा भरोसा रखो बेटा, हर चीज होगी। अब मैं आपकी कुछ कमेंट्स भी लूंगा, अगर आपके कोई कमेंट्स है तो मुझे बता दो, तो हम उसको शुरू कर देते हैं। आपकी कमेंट्स ले लेते हैं जल्दी से। मैं 1 मिनट में आपकी कमेंट्स लूंगा, उसके बाद में वापस से एक नए चैप्टर्स की ओर शुरुआत करूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं मेरे दोस्त, जवाब तो आप लोगों ने सही दिया है। रंजीत कुमार मौर्य जी, थैंक यू भाई, है ना। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल आप किसी की भी तैयारी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स पर्याप्त है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। इससे ज्यादा कोई आपको पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है ना, और नहीं कोई आपको पढ़ाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बताएं बाकी लोग, बाकी लोग भी बताएं भैया,
है ना, रिकॉर्ड क्लास है। हाँ भाई, और इसके अलावा शशिकांत दास है, बिल्कुल है ना। आपके कोई प्रश्न हो तो बताओ। आपके क्वेश्चन नहीं है कोई भी? नो कमेंट्स, ठीक है जी, ओके। ये सीआरआर एसएलआर मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होता रहता है, ध्यान रखना। मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में बनती है ना, तो बस वहीं पर चेंज होता रहता है, ठीक है बेटा। आपकी परीक्षा में आप सभी जानते हैं 50 नंबर का जीएस होता है, और 50 नंबर के जीएस में आप कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के मान सकते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, ओके ओके, अब आपका कोई विशेष डाउट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब हम एक नए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, राष्ट्रीयकृत बैंकों की। तो नेशनलाइज्ड बैंकों के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं अगला पेज ही ले लूं क्या इसके बारे में? आओ, मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूं, है ना, मैं इसको छोड़ देता हूं। चलिए, मैं अगला हेडिंग डालता हूं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीयकृत बैंक, ऐसा लिखता हूं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ध्यान रखिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ध्यान रखिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया? तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अच्छा, पहले तो एक बात बताओ, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, ये बताओ। ध्यान रखना, राष्ट्रीयकरण का मतलब यह होता है मेरे दोस्त कि सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होना, है ना। तो मेरे दोस्तों, जहां पर भारत सरकार की हिस्सेदारी, अगर भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो जाए तो उस क्षेत्र को हम राष्ट्रीयकृत क्षेत्र या नेशनलाइजेशन कहते हैं। भारत सरकार की 51% से अधिक हिस्सेदारी, 51% से अधिक हिस्सेदारी जो है मेरे दोस्त, वो क्या कहलाती है? अधिक हिस्सेदारी क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीयकरण कहलाती है। हिस्सेदारी जो है वो राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कहलाती है। आ रही बात समझ में? तो भारत सरकार की 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी अगर होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीयकरण कहेंगे। अच्छा, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आप बता सकते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अगर बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा, इधर देख लो। ध्यान रखिएगा, जो देश का केंद्रीय बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बात कर रहा हूं मेरे साथियों, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। इसका मतलब यह भी है मेरे साथियों, आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सर इससे पहले, इस तिथि से पहले यह बैंक नेशनलाइज्ड नहीं था, सरकार का नहीं था? तो बिल्कुल आपने सही सोचा है, यह बैंक सरकार का नहीं था। इस तिथि से पहले, इस डेट से पहले यह बैंक जो है वो जॉइंट वेंचर था, यह संयुक्त क्षेत्र का बैंक था। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर का भी बैंक था और गवर्नमेंट सेक्टर का भी बैंक था, दोनों की हिस्सेदारी थी। प्राइवेट सेक्टर क्या करता था? तो प्राइवेट सेक्टर उसमें मेरे दोस्त क्या करता था? अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर को बिठाता था, और गवर्नमेंट सेक्टर का एक अधिकारी हुआ करता था जिसे गवर्नर हम कहते हैं, आरबीआई का गवर्नर। तो आरबीआई का गवर्नर सरकार की तरफ से होता था, बाकी जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे, है ना, इधर से होते थे मेरे दोस्त। फिर दूसरी बात, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? एसबीआई, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, एसबीआई जो है, जिसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई को। कब किया गया मेरे दोस्त? 1 जुलाई को। तो याद जरूर रखना है, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जुलाई 1955 को मेरे दोस्त एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण और एसबीआई की स्थापना की गई। मैं एसबीआई के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, अभी बताने से बच रहा हूं, पर फिर भी यह दिल है कि मानता नहीं, वैसा ही कुछ फीलिंग आ रही है।
मैं आपको बताऊं एसबीआई की जो स्थापना है वह एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई थी। आ रही बात समझ में? एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना हुई थी मेरे साथियों, यह बात आपको ध्यान रखना है। और एसबीआई की स्थापना और राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब भारत सरकार के द्वारा जो नेशनलाइजेशन है वो 2 चरणों में किया गया। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया। कभी पूछ ले आपसे, ऐसे भूले भटके ये परीक्षक लोगों को जानकारी नहीं होती तो आपसे पूछा-पाछी कर लेते हैं बेचारे लोग। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ, तो ध्यान रखिएगा कितने फेजेस में हुआ है, तो ये 2 फेजेस में हुआ है ना। मतलब बैंकों के नेशनलाइजेशन के दरअसल 2 फेज है। कितने फेज है मेरे साथियों? तो 2 फेज है, 2 फेज। और ये 2 फेज कौन कब कब के हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका जो पहला फेज है मेरे दोस्त वो था दरअसल जुलाई में, और उसकी तिथि क्या थी मेरे साथियों? तो उसकी तिथि थी 19 जुलाई। क्या थी मेरे साथ? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को आरबीआई के पहले, ध्यान रखना आरबीआई बोल रहा हूं, बैंकों का पहला चरण यह था राष्ट्रीयकरण का। 19 जुलाई 1969 को मेरे दोस्त 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बोले किन किन बैंकों का किया गया? तो ध्यान रखिएगा उन बैंकों का किया जिनकी कैपिटल जो थी, जिनके पास में जमा पूंजी कितनी थी, तो 50 करोड़ रुपए थी। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। तो उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया जिसके पास में 50 करोड़ रुपए की जमा पूंजी थी। भैया उनकी कैपिटल कितनी थी? तो 50 करोड़ रुपए। तो जिन बैंकों के पास में 50 करोड़ रुपए की जमा पूंजी थी मेरे साथियों, उन बैंकों का नेशनलाइजेशन 19 जुलाई 1969 को किया गया। कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को किया गया मेरे साथियों। और बोले 14 बैंक कौन कौन से हैं? भैया प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये 14 बैंक कौन कौन से हैं, तो क्या जवाब देंगे? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये जो 14 बैंक है उनके नाम भी हमको लिखना है, क्योंकि नाम भी वहां से परीक्षा में आपकी आते हैं। ठीक है, वो नाम भी आते हैं मेरे दोस्त। लेकिन पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तब गवर्नर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा एल के झा गवर्नर थे। कौन थे गवर्नर मेरे दोस्त? एल के झा। तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे इस समय? अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो क्या जवाब देंगे? तो एल के झा उस समय गवर्नर थे। ठीक है, एल के झा। तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो एल के झा थे मेरे साथियों, एल के झा, एल के झा। ठीक है, ये इसके आरबीआई के गवर्नर थे। बोले गवर्नर तो ठीक है, हमें गवर्नर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बता दो कि भैया इस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री कौन था नहीं, प्रधानमंत्री कौन थी। तो बोले पीएम कौन थी? तो पीएम इंदिरा गांधी थी, जिसे दुर्गा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी तो दुर्गा है, देवी है, चंडी माता है, ऐसा कहते थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस समय पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी पीएम थी। क्या बोलते बोले? इंदिरा गांधी जी क्या थी इस समय? प्रधानमंत्री थी। ये पहला चरण है। इन 14 बैंकों की मैं बात करूंगा वो कौन कौन से बैंक है, लेकिन अभी एक और चरण बता दूं उसके बाद करूंगा। ठीक है, या अभी कर लूं? ठीक है, कर लूंगा, डोंट वरी, 14 बैंकों को भी मैं ले लूंगा। दूसरा जो इसका चरण था मेरे दोस्त, वो कौन सा चरण था वो जरा देखो। इसका दूसरा चरण था जिस चरण को कब अपनाया गया? तो ध्यान रखिएगा इस चरण को 15 अप्रैल, है ना, 15 अप्रैल 1980 को अपनाया गया। तो 15 अप्रैल 1980 को मेरे दोस्त 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देयर आर 6 बैंक, है ना, ध्यान रखना। और उन बैंकों के पास में जमा पूंजी कितनी थी, उनकी कैपिटल कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा जिन बैंकों के पास में 200 करोड़ रुपए की जमा पूंजी थी, कितनी मेरे दोस्त? 200 करोड़ रुपए की जमा पूंजी थी, उन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा वापस से, तू देवी है, तू दुर्गा है, तू चंडी है, तू जो भी है, ध्यान रखना इंदिरा गांधी।
तो दोनों समय राष्ट्रीयकरण के समय कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी मेरे दोस्त प्रधानमंत्री थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। बोले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये बता दो गुरुजी। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल। कौन थे दोस्त? आईजी पटेल। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर क्या लिखूंगा मैं? गवर्नर पद किसके पास में था? तो आईजी पटेल के पास में था। किसके पास में था दोस्त? आईजी पटेल। आईजी पटेल। आईजी पटेल उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। बोले ये 6 बैंक कौन कौन सी थी जो हमें परेशान कर रही थी, मतलब याद करने में? तो ध्यान रखिएगा, इन 6 बैंकों के नाम मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये 6 बैंकें कौन कौन सी थी। एक बैंक थी मेरे साथियों, 6 बैंकों के नाम यहां लिख दूं, है ना? यहां पर लिख रहा हूं मैं 6 बैंक कौन कौन सी थी मेरे दोस्त। एक बैंक का नाम था आंध्रा बैंक, है ना? पहले नंबर की बैंक मैं लिखता हूं, 1 मिनट। ठीक है, यहां पर लिखता हूं आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक का नाम आपने सुना होगा कभी ना कभी, आंध्रा बैंक लिखना, आंध्र प्रदेश नहीं। आंध्रा बैंक मेरे साथियों पहली बैंक थी। उसके बाद में दूसरी बैंक कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, ये दूसरी बैंक थी। बोले तीसरी बैंक कौन सी थी? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तीसरी बैंक का नाम क्या था? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। बोले चौथी बैंक कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, अगली बैंक थी विजया बैंक। विजया, विजया बैंक। विजया बैंक। वहीं पर पांचवी बैंक कौन सी थी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कारपोरेशन बैंक। कारपोरेशन बैंक। कारपोरेशन बैंक। और एक और छठवीं बैंक लिखेंगे मेरे साथियों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्या बोलते हैं? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो कुल मिलाकर के ये 6 बैंकें मैंने यहां तो लिखवा दी आप लोगों को, लेकिन ये 14 बैंकें आज नहीं लिखवाई है। आ रही बात समझ में? तो ये 14 बैंकें जो इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले जवाब दूंगा वरुण भाई का। सर कोई बैंक दिवालिया कब और किस कंडीशन में घोषित होता है? सर मैं बहुत टाइम से पूछ रहा हूं बेटा, तुमने पूछ के ही अपना जीवन खराब कर लिया है ना? क्यों? क्योंकि तुम दिन भर से यही पूछ रहे हो, तुम पढ़ तो रहे नहीं हो, है ना? देखो मेरे भाई, मैं आप सभी को अपना छोटा बड़ा भाई बहन मांगता हूं, और अगर कुछ मैंने गलती हो गई मुझसे बोल के तो मेरे को क्षमा कर देना। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कभी भी जब मास्टर पढ़ाए, चाहे मेरी क्लास हो चाहे किसी की भी क्लास हो, आपसे विनती है, गुजारिश है मेरे दोस्त, आपके पास में तमाम ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं। आपके पास कितना अच्छा ऑप्शन है यार, सबसे बेस्ट आपके पास ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र क्या है पता है? अगर आपको नहीं समझ में आता ना, तो डायरेक्ट मास्टर को फोन लगा के बात करने का, हाँ मास्टर ये समझ नहीं आ रहा है। अरे यार हम पढ़ते थे तो ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी यार, और आरडब्ल्यू आपको इतनी खतरनाक सुविधा दे रहा है, डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र दे दिया आपको। आप ब्रह्मास्त्र तो चलाते नहीं हो, बस खाली ऐसे फालतू कमेंट करते हो। सुनो मेरी बात, मैं सारे जवाब दे दूंगा। मुझे बताओ, मैं टेलीग्राम पर सबके रिप्लाई देता हूं, मैं आपकी कमेंट्स प्रॉपर देखता हूं, सारी बातें पढ़ता हूं, लिखता हूं, जिसका जवाब देना होता है उसको पक्का देता हूं। मेरे भाई मैं सबसे एक ही बात कहूंगा, यहां ये जो कमेंट बॉक्स है ना, यहां पर खाली खास खास कमेंट्स ही करा करो जो आपको वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज अभी है कि अभी रुक सकते हैं, आगे जाकर के पूछ लेंगे, तो प्लीज उस पर थोड़ा सा विराम ले लिया करो मेरे भैया। इसलिए विराम ले लिया करो क्योंकि आप केवल एक ही कमेंट करते रहते हो, सर ये क्या है, ये क्या है। पता चला मास्टर पता नहीं क्या क्या पढ़ा के निकल गया और आपके दिमाग में एक भी चीज नहीं छपी। आ रही बात समझ में? आप बोलोगे तो मैं बोलना भी बंद कर दूंगा, मुझे क्या करना भाई, पढ़ाना है पढ़ा दूंगा। पर मैं चाहता हूं कि कम्युनिकेशन 2 वे हो। और टेंशन मत लो, मैं एक एक बात को 5-5 बार दोहरा दोहरा के पढ़ाता हूं। वो इसीलिए पढ़ाता हूं, मुझे मजा नहीं आता, नहीं तो एक बार पढ़ा के बात खत्म करके निकल सकता हूं। पर मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा इसको ठीक ठाक तरीके से, बार बार बोल करके आपके दिमाग में वो ताजा
मतलब वो चीजें जब तक नहीं भरूंगा ना तब तक इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि मैंने मेरे सारा ध्यान रखना, मैंने वो चीजें भुगती है इकोनॉमिक्स में और आज भी भुगत रहा हूं। जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती है, मुझे तो छोड़ो किसी को भी इकोनॉमिक, मैंने जहां से अपना मास्टर किया वहां गिनती के 13 लोग थे मास्टर करने वाले, और 13 लोग में से भी 3 लोग तो छोड़ के चले गए, 10 ही बचे थे। आ रही बात समझ में? तो क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि पल्ले नहीं पड़ता है वो, और पल्ले नहीं पड़ता क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 2-3 क्लास ज्यादा हो जाएगी अगर मैं 2-3 बातें रिपीट कर दूंगा बार बार। तो इसीलिए जब भी मैं क्लास में आता हूं मैं स्टार्टिंग कहां से करता हूं कि मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था। अब योगेश जी बोल रहे हैं मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, वो मुद्रा में पढ़े हुए हैं और मुद्रा चैप्टर कब का कंप्लीट हो चुका है ना। अब उनको मुद्रा की फुल फॉर्म जानना है, पता नहीं क्या ही समझते हो आप, ठीक है। हाँ, क्या प्रश्न था आपका? अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, ठीक है। आपने कहा दिवालिया कैसे? मेरे भाई, जब आपने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया लोन से, नीरव मोदी का नाम सुना है आपने? नीरव मोदी ने क्या किया? ज्यादा से किंगफिशर का मालिक, उसने बहुत सारा पैसा ले लिया बैंक से लोन के रूप में और अब चुका ही नहीं पा रहा है, उसकी संपत्ति इतनी, बोले चुका नहीं पा रहा है तो सरकार उसकी संपत्ति बेच भी तो सकती है, बिल्कुल बेच सकती है, लेकिन संपत्ति बेचने के बाद भी उसका लोन नहीं पूरा हो पा रहा है, इसलिए नीरव मोदी जो है वो दिवालिया घोषित हो गया। तो ऐसी स्थिति जिसमें आपके कर्ज की सीमा से कम आपकी संपत्ति की वैल्यू हो, भाई आपकी जमीन जायदाद सब बेच दो, है ना। मैं सबके जवाब देता हूं भाई, मेरे को पर्सनल मैसेज मत करा करो, ध्यान रखना। पर्सनल तो बहुत सारी लिस्ट आ जाती है, आप है ना टेलीग्राम पर मुझे मेंशन करके @कुमार विनय ऐसा सर्च करके भेजा करो, जवाब मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यार, है ना। गुस्सा नहीं होता हूं, समझाता हूं, छोटा भाई समझ के समझ लो, बड़ा भाई समझ के समझ लो, गुस्सा नहीं होता हूं भाई, है ना। गुस्सा होके मैं कर भी क्या लूंगा आप लोगों का, उल्टा आप लोग मेरा कुछ कर लोगे, है ना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो, जब गुस्सा इसलिए भी आता है, कारण एक ये भी है कि जब कोई व्यक्ति आपको मेहनत करता है, अपने मन से मेहनत करता है और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करता है और ये बताता है कि यार आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, जब उसको फिर लगता है ना, तो उसको लगता है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूं ये, है ना। ये बात ध्यान रखना है। इतना लोन कैसे देती है? अरे लोन ऐसे दे देती है, क्रेडिट के ऊपर दे देती है कि चल वाह ठीक है यार ले जा, तू तो वही है ना, पिछली बार ले गया तुम जमा कर दिया था पैसा, हाँ वो ले देता। जब आप किसी एक दुकान पर दूध लेने जाते हो ना, और डेली दूध लेने जा रहे हो, टाइम से पैसा दे रहे हो, और किसी दिन पैसा नहीं ले गए, आपने कहा कि एक काम कर लिख ले अकाउंट में, मैं सुबह आके दे दूंगा, तो वो बोल देगा कि हाँ चल ठीक है ले जा, दे देगा। आपने सुबह जाकर के उसको पैसा दे दिया, फिर अगली बार जब भी कभी आप जाओगे तो आपकी भी आदत हो जाएगी कि चल मैं पैसा दे दूंगा, डोंट वरी, अरे दे दूंगा, आप ये करते हो, और वो भी बोला हाँ ठीक है दे देंगे। पता चला 3-4 बार ऐसा हो गया आपने पैसा ही नहीं दिया, तो भाई क्रेडिट के ऊपर ही तो आपको दूध दिया था ना उसने, बस यही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे कल करेंगे, कल 11 बजे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी आपको फिर से एक ही सलाह है, यहां कमेंट मत करा करो, कोशिश करो कि मत करो, टेलीग्राम पर करो ना यार, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर जवाब नहीं देता हूं मैं तो उसके लिए दोषी मैं हूं, आप नहीं, ठीक है। वहां मिलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद।